नमस्कार दोस्तों, गोल्ड में लगी हुई है आग और जिस हिसाब से ये गिर रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई क्या 1 लाख पे आके रुकेगा। दूसरी चीज जो सिल्वर, जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि अब यहाँ पे इनोवेशन हो गई, वहां पे इनोवेशन हो गई, वो तो जिस हिसाब से गिर रहा है ऐसा लग रहा है कि वापस से क्या $3 पर आउंस के आसपास आ जाएगा। और काफी सारे इन्वेस्टर्स अब परेशान हो चुके हैं कि यार हमने तो इन्वेस्ट कर दिया था लोगों के कहने पे, अब हुआ क्या है इसके अंदर। स्टॉक मार्केट में आ गई है तगड़ी रिकवरी, लोग परेशान कि गोल्ड से सिल्वर पे जाए, सिल्वर से स्टॉक पे जाए, क्योंकि स्टॉक तो चल नहीं रहा था, गोल्ड पे है, अब गोल्ड गिर गया तो स्टॉक चलने लग गया। इस पे डिस्कस करेंगे और एक बहुत प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक बच्ची के लिए एक ट्रेन चलती रही जब तक उसने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी, और इस वजह से इंडिया हार जाता है हर जगह पे ज्यादातर केसेस में। सो पूरी वीडियोस देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज एन इंडियन, एज एन इन्वेस्टर, और आपको सीखने को मिलेगा कि साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिल्वर के साथ। अगर आप सिल्वर में देखोगे तो जो गिरावट आई है ऐसा लग रहा है रुकने का नाम नहीं ले रही। ऑल टाइम हाई से करीब 12% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हम आरएसआई की बात करें तो 47 से नीचे के आरएसआई पे ये गया था। एक चीज यहां पे नोट करो, क्या सिल्वर लास्ट एक साल में पहली बार इतना गिरा है? अगर आप अप्रैल 2025 की ही बात करोगे तो गिरावट यहां पे 14% तक होते हुए दिखी थी। सो पहली गिरावट नहीं है। और जब इस समय पे बाजार में गिरावट आई थी सिल्वर में, तो आप देखो आरएसआई 30 तक जाते हुए रुकी है। अब क्यों गिर रहा है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन यहां पर देखो ऐसा नहीं है पहली बार आया है। यहां पर भी अगर मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाऊं तो यहां पे देखो अक्टूबर 2024 में जो सिल्वर है वो 17% तक गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वापस से रिकवर करी, एक कंसोलिडेशन वाली चेन यहां पे चली काफी लंबे समय तक। तो ये पहली बार नहीं है कि 14% की गिरावट है, ये पहली बार तब है जब हर इंसान आपको ज्ञान देना शुरू कर चुका था कि सिल्वर और गोल्ड तो एक ऐसी चीज है कि सिर्फ ऊपर ही जाएगा, बिना ये समझे कि सिल्वर की एक्चुअली यूज केस क्या है, क्या सिल्वर एक्चुअली इतना महंगा हो सकता है, क्या सिल्वर एक्चुअली में एक रियल एसेट है या फिर नहीं, इस पे भी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन गोल्ड हमें देखना जरूरी है। जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर जो गिरावट हुई है, मतलब अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से करीब 7.5% की गिरावट, क्या ये पहली बार हुई है? नहीं। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी एक बार गिरावट हुई थी 8% के आसपास अप्रैल वाले सेगमेंट में जब हमारा सिल्वर गिरा था, और उससे पहले भी आप देखोगे तो यहां पर भी एक गिरावट का आपको माहौल देखने को मिला था करीब 9% के आसपास 18 नवंबर में। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर क्या है? क्लियर ये है कि कोई भी एसेट क्लास है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटी हो, कमोडिटी का मतलब होगा सिल्वर या गोल्ड, चांदी या सोना, यहां पे भाई गिरावट आती है। तो कोई ऐसी नहीं है कि भाई पहली बार आई है, पहले भी आई हुई है। तो सबसे पहले डेटा हमें ये बता रहा है। दूसरी चीज, क्यों आ रही है गिरावट? अंधेरे में अगर तीर मारेंगे तो दिक्कत है, क्यों आ रही है ये समझो। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया कि जो ट्रंप है वो एशिया कंट्रीज के साथ निकल रहा है टूर पे मीटिंग करने के लिए। अब यहां पे टैरिफ लग रहा है, तो भाई जो टैरिफ है उसको ट्रेड करने के लिए डॉलर को स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। आप किसके साथ डील करना चाहोगे? कौन आपको दबा सकता है? जो आपसे ऊपर है वो आपको दबा सकता है। अब अगर डॉलर ही वीक हो जाएगा और डॉलर की ही वैल्यू खत्म हो रही है, गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है, तो ट्रंप किस बेसिस पे बोलेगा कि भाई हमारे साथ डील करो? और चाइना से डील करो, चाइना के साथ डील करना चाह रहा है जो ऑलरेडी दबा करके सोना खरीद रहा है, वो चाइना को किस बेसिस पे धमकाएगा? अब यहां पे गोल्ड गिरा दिया तो आप ये सोचो जितना सारा सोना इन लोगों ने खरीदा होगा वो 5% करेक्ट कर गया। मतलब क्या है? मतलब मेरे देश का जो रिजर्व है, सपोज करो $1 करोड़ के आसपास रिजर्व है, अब $1 करोड़ का 5% गिर गया तो कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। अभी तक हम डॉलर में क्यों रखते थे? क्योंकि हमारी करेंसी आईएनआर डेप्रिशिएट करती थी 3% तक साल में। अगर वो सडनली 5% क्रैक्ट करने लग जाए, जो मेरा रिजर्व है, रिजर्व क्यों रखते हैं? ताकि मैं ट्रेड कर पाऊं, मेरे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग दिखे कि हमारे पास पैसा है। आईएनआर से तो हम जाकर के रशिया से नहीं खरीद सकते ना तेल। अगर हम खरीदेंगे तो रशिया एक टाइम के बाद बोल देगा कि भाई आईएनआर का मैं क्या करूं, मैं तो ज्यादा इंपोर्ट करता नहीं, जैसे रशिया ने बीच में बोल भी दिया था। तो इस वजह से रिजर्व करेंसी
करेंसी गोल्ड होती है या फिर डॉलर होती है। अब डॉलर से रशिया हट गया था, तो इसी वजह से हम चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर चाइना से जाकर के बोले कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हो वो आईएनआर में ले लो, वो बोलेगा भाई आईएनआर तो डेप्रिशिएट करता रहता है मेरी करेंसी के अगेंस्ट, और मैं इतना कुछ इंपोर्ट करता भी नहीं, तो मैं डॉलर में करूंगा। सही है, तो इसी वजह से डॉलर का डोमिनेंस है। अब डॉलर आता है यूएस में, और यूएस का प्रेसिडेंट है ट्रंप, और ट्रंप निकल रहा है हर किसी के साथ ट्रेड डील करने के लिए, तो वो चाहेगा कि डॉलर थोड़ा सा ऊपर रहे, और डॉलर ऊपर जाते ही सिल्वर और गोल्ड की धज्जियां उड़ जाती, जो आपको इस समय पे देखने को मिला है। तो काफी सारे इन्वेस्टर अब डर चुके हैं कि भाई ये गिर क्यों रहा है। अरे भाई गिर इस वजह से रहा है, पहली चीज 2024-25 में सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी दबा करके खरीदा है, तो एक लिमिट ही होती है ना। डाइवर्सिफाई आप भी करते हो, डाइवर्सिफाई हर कोई करता है। जब चीज़ अंडर वैल्यूड दिखती है, सस्ती दिखती है, तो लोग खरीदते हैं, जब महंगी हो जाती है तो लोग बेचते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग वे है ये करने का, राइट। तो यही चीज़ हुआ, जब सस्ती दिख रही थी रिजर्व लोगों ने भर लिया। अब क्या हुआ, जो देश है वो कह रहे हैं हम अभी भी गोल्ड खरीदेंगे लेकिन स्लो खरीदेंगे, अभी भी सिल्वर खरीदेंगे लेकिन स्लो खरीदेंगे। चाइना दबा करके खरीद रहा है सिल्वर, क्यों? क्योंकि उसको डिपेंडेंसी हटानी है यूएस के ऊपर, अपना जो रिजर्व है वो बढ़ाना है, ठीक है। तो जब चीज़ों के अंदर बाइंग कम होगी, मतलब डिमांड थोड़ी सी गिरी, तो भाई प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा करेक्ट करता है। इसलिए हर बार बोला गया चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, ये दो धारी तलवार की तरह काम करती है किसी भी देश के रिजर्व के लिए। बढ़ गई तो भाई दबा करके पैसा है, अगर गिर गई तो क्या होगा, दबा करके नुकसान भी होगा। क्यों? डॉलर तो फिर भी कहीं ना कहीं स्टेबल था। कमोडिटी को हिलाना, कहीं ना कहीं अगर मैं डॉलर को स्ट्रांग करना शुरू कर दूं तो कमोडिटी गिर जाएगी, यही चीज देखा गया है। और डॉलर को स्ट्रांग करना शॉर्ट टर्म में एक्चुअली आसान होता है, किसी भी करेंसी को शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग करना आसान होता है, यही चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। और पहले आज से पहले हम ऑयल की बात करते थे कि ऑयल में वोलेटिलिटी है, ऑयल में ये है, लेकिन आज की डेट में आप समझ रहे हो यूएस डॉलर के बाद सेकंड बड़ी करेंसी हो गई है गोल्ड। जो तीसरी चीज थी यूरो, जो सेकंड पे थी, उसको बीट कर दिया है। तो आप ये समझो कि ऑयल से ज्यादा इंपॉर्टेंस गोल्ड की हो चुकी है। मतलब जिस एक सपोज करो 10 ग्राम में अगर आप 10 बैरल ऑयल खरीद सकते थे, आज के देश में उसी 10 ग्राम गोल्ड के अंदर आप हो सकता है 50 बैरल ऑयल खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़े। तो ये जो पैक था ऑयल वर्सेस गोल्ड का, ये भी कम हुआ, तो लोगों का नजर गोल्ड की साइड जा चुकी है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल 10 साल के लिए हो, तो गोल्ड जैसे एवरेज रिटर्न्स देता है 6-7% के आसपास के, एक डिसेंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, ये आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज ये याद रखनी है कि गोल्ड बहुत चल गया है, और जब कोई चीज़ बहुत चलती है ना तो करेक्शन तो दबा के आता है। लेकिन 10 साल के अंदर करेक्शन आया नहीं आया, किस प्राइस पे खरीदा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्पेकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं है किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे कुछ भी। महंगी चीज़ गिरती है, सस्ती चीज़ वापस रिकवर करती है, और यही चीज़ आपको हमारे शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखोगे एफआई और डीआईआई का जो डेटा आ रहा है बहुत ही बढ़िया है। 24 अक्टूबर का डेटा मैं आपको इस समय पे दिखा रहा हूं क्योंकि वो अवेलेबल है। अगर आप देखोगे एफआई ने दबा के खरीदा, अगले दिन 30 अक्टूबर को सेल किया, फिर अगर आप देखोगे ग्रीन सिग्नल्स आने शुरू हो चुके हैं। बाइंग डेफिनेटली थोड़ी सी कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि दबा करके बाइंग आ चुकी, लेकिन आप देखो जो सिर्फ और सिर्फ रेड दिखता था कुछ टाइम पहले तक, अब वो वापस से ग्रीन हो रहा है। तो भाई हरी झंडी मिल रही है हमें। क्यों मिल रही है? निफ्टी 50, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, इतना बेचा है एफआईआई ने, इतना बेचा है एफआईआई ने, 5-5 साल तक कंपनीज हिल नहीं पाई अपनी जगह से, और उसके बाद प्रॉफिट बुक करके कैश पे बैठे थे। गोल्ड मिला, गोल्ड से निकाले उन्होंने रिटर्न, अब वापस से इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहे। क्यों? क्योंकि सस्ता हो रहा है। अब अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात करूंगा, लोग परेशान हो जाएंगे कि क्यों बात कर रहे हो भाई, क्योंकि सस्ता हो रहा है। समझ रहे हो? हमारी इक्विटी स्लोली स्टेडली सस्ती हो रही है, और सस्ती चीज ही ऐसी होती है जो आगे चल करके महंगी और महंगी होती है, जैसे गोल्ड के साथ हुआ। तो ये याद रखना, स्टॉक मार्केट हमेशा एक ऊपर जाता हुआ सेगमेंट है। दूसरी चीज, इक्विटी कमोडिटी से मैक्सिमम सिनेरियोज में अगर मैं 20 साल 25 साल 30 साल का डेटा निकाल के देखूं तो हमेशा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर देश अच्छा कर रहा है, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ है, अगर कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो ये याद रखना कि सिर्फ इक्विटी बेच दूं मैं चला जाता हूं गोल्ड में, ये चीज मत करना भाई, ये चीज बहुत बड़ी नुकसान पैदा कर देगा। ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी जा चुका है, 26,000 बस टच करते करते रुका है। तो यहां पर भी ध्यान होना चाहिए। फॉर श्योर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। ये एक हेल्दी साइन होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, और ये काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इक्विटी के अंदर। तो ये दो चीज आपकी नजर में होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी भाग रहा है, अब गोल्ड भी थमता हुआ दिख रहा है, और गोल्ड थमेगा तो इक्विटी फॉर श्योर भागेगा। सो प्रॉफिट्स हैं तो भाई रोटेट करने का टाइम आ गया है। अगेन अच्छी एसेट, अच्छी स्टॉक, अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना
क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से चेंज होते हुए दिख रही है, हमारे पक्ष में तो थोड़ा कम ही जाते हुए दिख रही है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी रूह कांप गई कि ऐसा भी होता है। मतलब ये चीज़ तो बहुत ही मुश्किल है ना, हमने तो इतना काइंडनेस कहीं देखा ही नहीं है, इतनी इंसानियत हमने कहीं नहीं देखी। वो दिखाता हूँ, देखो हुआ क्या। जापान में एक स्टेशन था जो लगातार चलता जा रहा था, और वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए। जहां पे दुनिया कॉस्ट एफिशिएंसी की बात कर रही है, जापान ने एक रिमार्केबल एग्जांपल सेट कर दिया। ये जो बच्ची है, अगर इसे पैदल जाना हो अपने स्कूल, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 73 मिनट्स के आसपास लगेगा कि भाई कोई एक्सप्रेस ट्रेन कैच करे, उसके बाद जा करके अपने स्कूल चली जाए। ये जो स्टेशन है क्यू सिराताकी स्टेशन, इसकी जो अब बात हो रही थी कि ये हमें बंद करना है। क्यों बंद करना है? ज़्यादातर लोग चढ़ते नहीं थे जापान के अंदर, तो लोगों ने बोला कि भाई इस स्टेशन को बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बच्ची थी ये यहाँ से स्कूल जाती थी अपने, तो इस गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस बच्ची के लिए इस स्टेशन को ओपन रखा। ये स्टेशन सिर्फ 2 बार ऑपरेशन में आता था, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 बार ट्रेन रुकती थी। एक बार जब ये बच्ची स्कूल जाती थी, दूसरी बार जब ये बच्ची स्कूल से वापस आती थी। सिर्फ 2 बार यहाँ पे आकर के ट्रेन रुकती थी। पूरी ट्रेन का शेड्यूल इस हिसाब से बना दिया कि बच्चे के हिसाब से ट्रेन चल रही है। आप समझ रहे हो जापान किस लेवल पे एजुकेशन की वैल्यू कर रहा है, इंसान ह्यूमंस की वैल्यू कर रहा है। कि ये बोल सकते थे कि भाई तुम पैदल चली जाओ या तुम कोई और कन्वेंस ले लो, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें नुकसान हो जाए, इसकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल सेट करता है एक ऐसे देश के लिए जहां पे अभी के डेट में इंसानों की वैल्यू खत्म हो रही है, लोगों की वैल्यू खत्म हो रही है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा और हमें यहां से सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जापान परफेक्ट है, बहुत अजीब पास्ट रहा है उसका, लेकिन आज की डेट में अगर आप रिस्पेक्ट की बात करोगे, आज की डेट में अगर आप बात करोगे वैल्यूज़ की, अगर आज की डेट में आप बात करोगे इंसानियत की, तो कहीं ना कहीं जो जापान है वो हमसे थोड़ा सा आगे है। इकोनॉमी वाइज हम $4 ट्रिलियन हो चुके हैं, जापान को बीट कर चुके हैं, लेकिन इंसानियत वाइज अभी हम बहुत पीछे हैं इन सारी कंट्रीज से। कि पूरा ट्रेन स्टेशन चल रहा है, यहाँ तो स्टेशन बन जाए अगले दिन गंदा हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आज की डेट में बीजेपी वर्सेस आपकी लड़ाई चल रही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने काफ़ी रील्स में देखा होगा, पीएम मोदी छठ पूजा की डिप के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ? एक साइड गंदी यमुना चल रही है, उसी के बाद गंगा का पानी लिया, फिल्टर कर दिया और एक तालाब से एक पॉन्ड सा बना दिया। अब इसको शूट ऐसे किया जाएगा कि मोदी जी यमुना में जाकर के काम कर रहे हैं, यमुना में जाकर के डिप कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा? एक आम आदमी क्या यमुना में जाकर के कर सकता है पूजा अपनी? नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, गंदगी है वहां पर। हमारे लिए उसकी बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन वो साफ करने की जिम्मेदारी जो मोदी जी ने बोला था, दिल्ली में बात करी गई थी कि भाई इसको साफ करेंगे, आज भी उसके वही हाल है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप बुरी थी, बीजेपी अच्छी है, या बीजेपी अच्छी है, बीजेपी बुरी है, कांग्रेस अच्छी, नहीं। ये सारे के सारे सेम लैडर के ऊपर ही सवाल है, सारे के सारे सेम तरीके से ही आपका चूना लगा रहे हैं, मेरा चूना लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठाते। हम बैठे हुए हैं कि अरे भाई मोदी जी अच्छे हैं, अरे भाई राहुल अच्छा है, अरे भाई केजरीवाल अच्छा है। नहीं भाई, ये सब अपना मतलब निकाल करके काम करके निकल जाएंगे और आपको कोई नहीं पूछने वाला, हमें कोई नहीं पूछने वाला। अगर आप देखोगे रोड के हाल बहुत ज़्यादा बुरे हैं, अगर आप देखोगे वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत कम हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है, मतलब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म होगी। गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहे तो नट बोल्ट चुरा लेते हैं हम लोग, रोड चुरा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ से सामान लेकर के जा रहे, ये नहीं उसको उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाए। तो ये गवर्नमेंट तो है ही खराब, चाहे ये हो कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी की कोई भी गवर्नमेंट कभी भी। एज एन इंडियन हमें ये सीखना पड़ेगा कि लोगों की वैल्यूज़ करनी है। किसी को तकलीफ हो रही है, वहाँ पे जाके उसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, लाख की चीज़ें हो जाएं। बाहर देश जा करके अपने देश का नाम खराब नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, पैसा थोड़ा कम हो मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। आज की डेट में विराट कोहली इंडिया छोड़ के जा चुका है, क्यों? आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, मुझे नहीं पता, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो मुझे कि अगर आपके घर वाले, आपकी फैमिली सेफ नहीं है और वहीं पे जो बड़े नेता हैं जो आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली को खुद बाहर भेज रहे हैं, तो भाई आप यहाँ पे रह के क्या सीख रहे हो? समझ रहे हो? तो
ये जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता था ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर है। अगर मैच्योर लोग इस पे बात करेंगे तो दुनिया इस पे बात करेगी, दुनिया इस पे बात करेगी तो हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में हमें अपनी आवाज़ उठानी है। लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, चाहे वो स्टॉक मार्केट देखता है या नहीं देखता, ताकि उसे पता चले इंडिया में क्या चल रहा है। और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। दूसरी चीज़, मेंबर कम्युनिटी के ऊपर सुबह वीडियो डाल दी थी मैंने, वहाँ पे जाकर देख लें 3 अच्छे स्टॉक्स जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैंने कवर करी है सुबह वाली मेंबर कम्युनिटी वाली वीडियो में। ज़रूर जाके देखना अगर आप एक मेंबर हो, और नहीं हो तो मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। बहुत ही मिनिमल पेमेंट होने वाली है उसके अंदर, 100 रुपये के आसपास, और उसके बाद आप ऐसे कंटेंट एक्सेस कर सकते हो जो नॉर्मली मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, बिकॉज हर कोई सेम लेवल पे आके नहीं सोच सकता, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।